एमएनएस एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बायोक्वेस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो का टॉपिक है बच्चों नर्सिंग क्वेश्चंस, क्योंकि आपका मेजर पोर्शन जो है पेपर में वो आपका नर्सिंग के क्वेश्चंस का ही होने वाला है। 100 मार्क्स आपके क्लिनिकल स्पेशलिटीज़ के और 10 क्वेश्चंस आपके बेसिक नर्सिंग के। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो बच्चों नर्सिंग के क्वेश्चंस पर ही रखिए अपना मेन फोकस। 10 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज है और 10 आपके इंग्लिश के हैं। तो आप जनरल नॉलेज के करंट अफेयर्स से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, और मैं भी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ जनरल नॉलेज के करंट अफेयर्स के लिए और इंग्लिश के लिए भी। बाकी अगर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और देखने हैं तो बच्चों मैंने इस बार जो एमएनएस के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके के, मोस्टली करंट अफेयर्स ही थे, तो मैंने वो अपलोड किए हुए हैं वीडियो पर, तो आप वहाँ से भी वो वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए वीडियो पर आते हैं। पहले ये कुछ क्वेश्चंस है बच्चों एमएनएस एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन 2023-2024 नर्सिंग क्वेश्चंस। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी हैं नर्सिंग के और कुछ थोड़े एडवांस भी क्वेश्चंस हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बच्चों हेल्पफुल रहने वाले हैं। बिकॉज आपसे कोई बहुत बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपका उन्हें पता है कि आप बीएससी नर्सिंग करके आ चुके हो, तो वो उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। बहुत बेसिक क्वेश्चन की आपसे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, नहीं, उन्हें पता है कि आपने बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग किया हुआ है, तो वो उसी बेसिस के आपके क्वेश्चंस पूछेंगे, और आपके सिलेबस में भी इसलिए नर्सिंग ऐड किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली टू टॉलरेट बेस्ट पेन बेस्ट। 4 क्लाइंट है ऐसे, तो उनमें से 4 क्लाइंट्स की कंडीशन बताई गई है, तो उनमें से सबसे ज्यादा पेन को कौन टॉलरेट कर सकता है। तो ऑप्शन है बच्चों, अ क्लाइंट विद रिमोटॉइड अर्थराइटिस, अ क्लाइंट हु हैज टर्मिनल कैंसर इन स्टेज 1 ऑफ अ ग्रीफ, एन एथलीट हैविंग अ नी सर्जरी टू प्रोलॉन्ग हिज करियर, अ क्लाइंट हु हैज अ माइग्रेन हेडेक। तो इसका ऑप्शन बच्चों सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, एन एथलीट हैविंग अ नी सर्जरी टू प्रोलॉन्ग हिज करियर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पेन को टॉलरेट कौन कर सकता है? एन एथलीट हैविंग अ नी सर्जरी टू प्रोलॉन्ग हिज करियर। वीडियो को बच्चों अगर आपको कोई किस क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नर्स नोटिस दैट अ क्लाइंट हैज अ हेमेटोक्राइट ऑफ 70%. दिस लेवल ऑफ हेमेटोक्राइट विल मोस्ट लाइकली अफेक्ट द वाइटल साइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। एक नर्स है, उसने नोटिस किया कि जो हेमेटोक्राइट का लेवल है पेशेंट में वो 70% तक पहुंच चुका है। तो इस कंडीशन पर जब हेमेटोक्राइट का जो लेवल है वो इतना इंक्रीज कर जाए, 70% तक पहुंच जाए, तो उस पेशेंट को क्या दिक्कत हो सकती है, वो किस दिक्कत की ओर साइन करता है। ठीक है, तो द ब्लड प्रेशर विल बी एलिवेटेड, उस पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। द पल्सेस विल बी लो, उसकी पल्स लो हो जाएंगी। टेम्परेचर विल बी एलिवेटेड, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर विल बी लो। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, द ब्लड प्रेशर विल बी एलिवेटेड। अब हेमेटोक्राइट होता क्या है? हेमेटोक्राइट इज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल इन योर ब्लड। हमारे जो ब्लड के अंदर आरबीसी की परसेंटेज बाय वॉल्यूम होती है, उसे हेमेटोक्राइट कहते हैं। उसका नॉर्मल परसेंटेज 25 to 30 के आसपास होता है, तो ये कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट 70% बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर आरबीसी का लेवल इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो जो ब्लड प्रेशर है वो भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ क्लाइंट स्किन इज ड्राई, जब एक क्लाइंट की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी मोस्ट हेल्पफुल। तो ऐसे कंडीशन में जो नर्स है मतलब वो क्या एडवाइस करेंगी? लिमिट बाथिंग टू वंस और ट्वाइस अ वीक, कि उस इंसान की जो बाथिंग है, उसका नहाना है, वो हफ्ते में 1 या 2 बार ही कराया जाए। बाथिंग इज डेली बट नो सोप इज यूज्ड, डेली तो नहलाया जाए लेकिन कोई सोप यूज ना की जाए। बाथिंग डेली विद मिनरल ऑयल एडेड टू द वाटर, कि डेली मिनरल ऑयल डाल के उसको नहलाया जाए। बाथिंग विद लोशन इंस्टेड ऑफ वाटर, लोशन से बाथ किया जाए पानी की जगह। तो इसका ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा ए, कि अगर किसी पेशेंट की स्किन ड्राई है तो उसकी जो बाथिंग है वो लिमिट कर दी जाए हफ्ते में 1 या 2 बार तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन रीडिंग एन ऑटोप्सी रिपोर्ट द नर्सेज एनकाउंटर द टर्म मिड सैगिटल प्लेन।
एक ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ते समय जो नर्स को एक वर्ड दिखा, मिड सैगिटल प्लेन। द नर्स अंडरस्टैंड दैट दिस मीन्स द बॉडी वॉज व्यूड यूजिंग अ प्लेन दैट मैच विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। नर्स को समझ आया कि मिड सैगिटल प्लेन एक प्लेन है आपका, जैसे लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल प्लेन होता है, वो एक प्लेन है जिसके कॉन्टेक्स्ट में बॉडी को व्यू किया गया है। ठीक है, तो दिस प्लेन कट द बॉडी हॉरिजॉन्टली। इस प्लेन मिड सैगिटल प्लेन जब वर्ड यूज किया गया तो इसके अकॉर्डिंग बॉडी को हॉरिजॉन्टली कट किया गया है। दिस प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक पोर्शन। आपकी बॉडी को इस प्लेन से फ्रंट और बैक पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है। द बॉडी इज सेपरेटेड इनटू लेफ्ट एंड राइट इक्वल पोर्शन, कि बॉडी को लेफ्ट और राइट इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया गया है। द बॉडी इज डिवाइडेड यूजिंग एन एक्स अक्रॉस द चेस्ट, कि जो बॉडी है उसे डिवाइड किया गया यूजिंग एन एक्स अक्रॉस, चेस्ट के अक्रॉस एक एक्स यूज कर बॉडी को डिवाइड किया गया है। तो मिड सैगिटल प्लेन का जो मीनिंग होता है वो होता है बच्चों की बॉडी जो है सेपरेट की जाती है लेफ्ट और राइट इक्वल पोर्शन में। ठीक है, लेफ्ट और राइट इक्वल पोर्शन में जब बॉडी डिवाइड होगी तो मतलब जितना बॉडी का पार्ट हमारा लेफ्ट साइड में है उतना ही हमारा राइट साइड में होगा, तो उसे मिड सैगिटल प्लेन कहेंगे। ठीक है, द सैगिटल प्लेन इज एन एनाटॉमिकल प्लेन दैट डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लाइफ एंड इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर दैट पोजेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, हेमोस्टैटिस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बेसिक क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है सेल्स चैप्टर में कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, आगे का आप कुछ पढ़िए मत, अपना बस इस वर्ड से याद रखिए बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लाइफ, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर है ऑप्शन ए, द सेल। ठीक है, द सेल। क्वेश्चन 6, व्हेन चार्टिंग इन द क्लाइंट्स रिकॉर्ड और चार्ट द नर्स मोस्ट नीड टू डू विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग। जब एक पेशेंट की या क्लाइंट की जो रिकॉर्ड है उसको चार्ट करना होता है, उसमें उसकी एंट्रीज फिल करनी होती है, तो सबसे ज़्यादा नर्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? डेट एंड साइन ईच एंट्री, की जो भी एंट्री हो रही है उसके डेट और सिग्नेचर डाला जाए। चार्ट एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे बाद उसमें उसकी एंट्रीज फिल की जाए, उसका टेम्परेचर, उसका ब्लड प्रेशर वगैरह। यूज बॉल पॉइंट पेन नॉट पेंसिल, कि आपको बॉल पॉइंट पेन यूज करना है, पेंसिल नहीं। क्रॉस आउट एरर्स तो अदर कांट रीड देम, आपको एरर को क्रॉस आउट करना है कि कोई उसे दोबारा पढ़ ना सके। तो इसका ऑप्शन बच्चों ए सही हो जाएगा, डेट एंड साइन ईच एंट्री। ठीक है, कि आपको हर एंट्री का डेट और साइन नोट डाउन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन ओब्रा रेगुलेशन दैट द नर्स मस्ट कीप इन माइंड व्हेन कंसिडरिंग अप्लाइंग अ रिस्ट्रेंट टू अ क्लाइंट, कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ओब्रा रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, जो कि एक नर्स को अपने माइंड में रखनी चाहिए जब वो किसी क्लाइंट पर कोई पाबंदी लगाती है, उसे मना करती है। ठीक है, अप्लाई फिजिकल रेजिस्टेंट एज अ फर्स्ट चॉइस इंटरवेंशन इन फॉल प्रिवेंशन। द फिजिशियन ऑर्डर फॉर रिस्ट्रेंट मस्ट बी टाइम लिमिटेड। वर्बल और टेलीफोन ऑर्डर फॉर रिस्ट्रेंट मस्ट बी साइन विद इन 72 आवर। Restraint can be applied if family member object। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, The physician's order for restraint must be time limited। अब ओब्रा क्या है? ओब्रा स्टैंड फॉर ओमनिबस बजट रिकंसिलेशन एक्ट ऑफ 1987। ठीक है, ओब्रा की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो ओमनिबस बजट Reconciliation Act of 1987। This nursing home reform act was enacted by Congress to protect people from abuse in nursing home। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो पहले लोग नर्सिंग होम्स में आकर लड़ाई झगड़ा या फिर गाली गलौज या उल्टा सीधा बोलते तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अब वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। द इंटेंशन ऑफ ओब्रा is to prevent people from being admitted or being kept in nursing home who do not need or want to be there।
ओब्रा एक्ट की जो इंटेंशन है वो लोगों को बचाती है कि बेफालतू में याद, अगर वो एडमिट नहीं होना चाहते हैं तो उन्हें कोई एडमिट नहीं कर सकता है, या अगर पीपल फ्रॉम बीइंग एडमिटेड और बीइंग केप्ट इन नर्सिंग होम, या जिन्हें ज़रूरत नहीं है वो एडमिट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नहीं होना चाहे तो उसकी मर्जी, आप डॉक्टर उस पर अपनी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं आपको एडमिट होना ही पड़ेगा। अगर पेशेंट की मर्जी है तो वो एडमिट होगा, अदरवाइज नहीं। तो ओब्रा एक्ट की इंटेंशन ये थी। द नर्स इज चेकिंग द प्लेसमेंट ऑफ अ nasogastric ट्यूब प्रायर टू गिविंग मेडिकेशन एंड अ फीडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिफर्ड एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ टेस्टिंग। कि जो नर्स है वो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब की प्लेसमेंट को चेक कर रही है, मेडिकेशन और फीडिंग करने से पहले, उसे दवाइयाँ या उसको कुछ खिलाने से पहले उसकी प्लेसमेंट जो है वो चेक कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू ये 4 ऑप्शंस में से कौन सी एक्यूरेट मेथड है टेस्टिंग का? तो इंसर्ट 5 to 20 mm ऑफ एयर इनटू द ट्यूब वाइल लिसनिंग ओवर द स्टमक विद अ स्टेथोस्कोप। कि आप तो जो 5 से 20 mm की ट्यूब है वो आप इंसर्ट कीजिए बाय, और आपको क्या करना है, स्टेथोस्कोप से आपको स्टमक को सुनते रहना है। एस्पायरेट 20 to 30 ml ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रेशन एंड टेस्ट द pH। कि आपको 20 से 30 ml गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रेशन को एस्पायरेट करना है और उसका pH टेस्ट करना है। इंसर्ट 50 to 20 cc ऑफ वाटर इनटू द स्टमक एंड लिसन टू द स्टेथोस्कोप। आपको 15 से 20 cc ऑफ वाटर उसके अंदर इंसर्ट करना है स्टमक के अंदर, फिर स्टेथोस्कोप से उसे सुनना है। प्लेस एन ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इनटू द ग्लास ऑफ वाटर एंड चेक फॉर द बबल। कि आप जो ग्लास ट्यूब का जो एक एंड है उसे आप एक वाटर के ग्लास में डालेंगे और बबल्स को, जब अगर उसमें से बबल्स बन रहे हैं तो आप वो चेक करेंगे। तो इसका ऑप्शन बच्चों बी सही हो जाएगा। बी, एस्पायरेट 20 to 30 ml ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रेशन एंड टेस्ट द pH। अब नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होती है? नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इज अ थिन सॉफ्ट ट्यूब दैट गोज इन थ्रू द नोज डाउन द थ्रोट इनटू द स्टमक। आपके जब कभी सर्जरी होती है या आप अपने मुंह के थ्रू फीड नहीं कर पाते, दवाइयाँ नहीं ले पाते, तो आपने टीवी में या हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि आपके नोज के थ्रू आपके थ्रोट में फिर आपके स्टमक तक एक ट्यूब डाली जाती है, उसे नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का कहते हैं। दे आर यूज टू फीड फॉर्मूला टू चाइल्ड हु कांट गेट न्यूट्रिशन बाय माउथ। इसका नॉर्मली यूज बच्चों के लिए भी किया जाता है जो अपने माउथ से न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं, तो उन्हें उनकी जो मेडिकेशन होती है, फीडिंग होती है, वो इसके थ्रू होती है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू। तो क्वेश्चन में यही था कि अगर जब नर्स है वो उसे फीड कर रही है तो उसे फीड करने से पहले वो क्या चेक करेगी? वो चेक करेगी सबसे पहले वो 20 से 30 ml गैसोइंटेस्टिनल सिक्रीशन को एस्पायरेट कराएगी और फिर उसका pH टेस्ट करेगी। When giving a client a diagnosis of acute pain, the nurse using NANDA diagnostic category will use this diagnosis only when the pain lasts no longer than which of the following length of time। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 6 months। Next है, the nurse is taking the client's blood pressure. The physician asks for the pulse pressure. To obtain the pulse pressure, the nurse will have to do which of the following thing। जो नर्स है वो क्लाइंट का क्या ब्लड प्रेशर मेजर कर रही थी। अब जो फिजिशियन है उसने पल्स प्रेशर पूछ लिया है, तो जो पल्स प्रेशर को ऑब्टेन करने के लिए नर्स क्या करेगी? ऑब्टेन अ प्लस प्रेशर मशीन, वो एक पल्स प्रेशर मशीन लेकर आएगी। सब्सट्रैक्ट द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फ्रॉम द सिस्टोलिक, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक से सब्ट्रैक्ट करेगी। या सब्सट्रैक्ट द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फ्रॉम द डायस्टोलिक, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से डायस्टोलिक को माइनस करेगी। टेक क्लाइंट्स एपिकल पल्स एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम सिस्टोलिक, या वो क्लाइंट की एपिकल पल्सेस को लेगी और फिर उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से माइनस करेगी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों बी होगा, कि पल्स प्रेशर को ऑब्टेन करने के लिए वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से सिस्टोलिक को माइनस करेगी और उसको पल्स प्रेशर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्किन प्रोड्यूस एंड ऑब्जॉर्व विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन कंजक्शन विद द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन।
विच एक्टिवेट दिस पर्टिकुलर विटामिन प्रिकर्सर प्रेजेंट इन द स्किन। तो सिंपल, आपको सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलता है? तो आपको सनलाइट से मिलता है विटामिन डी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए हो जाएगा विटामिन डी। वुड यू रेफर टू द अर्ली फेज ऑफ स्कार टिश्यू फॉर्मेशन एज विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ टिश्यू। अर्ली फेज ऑफ स्कार टिश्यू फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट फेज क्या होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन का फर्स्ट फेज क्या होता है? तो इसका ऑप्शन बच्चों सी सही हो जाएगा, ग्रैन्युलेशन। ग्रैन्युलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉस्फेट लेवल ऑफ न्यूबॉर्न इज बेस्ट डिस्क्राइब इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे व्हेन कंपेयरिंग द न्यूबॉर्न फॉस्फेट लेवल विद दैट ऑफ एन एडल्ट। कि जो न्यूबॉर्न बेबी का फॉस्फेट लेवल होता है वो किस तरीके से बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है, किस तरीके से उसे, किसके साथ उसे कंपेयर, किसी एडल्ट के साथ उसे कंपेयर किया जाएगा, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, क्वेश्चन में ये है। ठीक है, कि न्यूबॉर्न बेबी का जब एक एडल्ट के साथ फॉस्फेट लेवल मेजर किया जाएगा तो उसका जो कंपेयर करने का फॉर्मूला है वो क्या होगा? नियरली हाफ दैट ऑफ एडल्ट। एडल्ट का जितना उसका हाफ फॉस्फेट लेवल जो है न्यूबॉर्न बेबी का होगा। अबाउट 1/4 दैट ऑफ एन एडल्ट। एडल्ट का जितना उसका 1/4 जो होगा बेबी का होगा। नियरली ट्वाइस दैट ऑफ एन एडल्ट। एडल्ट से ट्वाइस होगा। अप्रोक्सीमेटली द सेम एज एन एडल्ट। की जो एडल्ट का न्यूबॉर्न का है वो फॉस्फेट लेवल अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। तो इसका ऑप्शन बच्चों सी सही हो जाएगा, नियरली ट्वाइस दैट ऑफ एन एडल्ट। एडल्ट के ट्वाइस होगा। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूबॉर्न का जो फॉस्फेट लेवल है वो दुगना होगा एडल्ट से। द लोवेस्ट लेवल ऑफ नीड, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द लोवेस्ट लेवल ऑफ नीड इन मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो मास्लो हायरार्की में लोवेस्ट लेवल ऑफ नीड्स का बताया गया है तो वो क्या है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, लव एंड बिलोंगिंग नीड, फिजियोलॉजिक नीड, सेल्फ एस्टीम नीड। तो जो इसका बेसिक नीड है बच्चों, लोएस्ट लेवल ऑफ नीड है वो है फिजियोलॉजिक नीड। ठीक है, फिजियोलॉजिक नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स आर द लोएस्ट लेवल ऑफ मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड। दे आर मोस्ट एसेंशियल थिंग अ पर्सन नीड टू सर्वाइव। सबसे एसेंशियल नीड्स, जो बेसिक नीड्स होती है एक पर्सन को सर्वाइव करने के लिए, वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। दे इंक्लूड द नीड फॉर शेल्टर, हमें एक शेल्टर की जरूरत होती है, वाटर, फूड, वार्मथ, रेस्ट एंड हेल्थ, ये हमारी बेसिक नीड्स है सर्वाइव करने के लिए। तो मास्लो हायरार्की में लोवेस्ट लेवल ऑफ नीड क्या बताया गया है? फिजियोलॉजिकल नीड। अ पर्सन्स मोटिवेशन एट दिस लेवल डिराइव फ्रॉम देयर इंस्टिंक्ट टू सर्वाइव। एक पर्सन की मोटिवेशन किस का लेवल किस तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा कि वो कितना सर्वाइव करना चाहता है। जितना वो सर्वाइव करना चाहेगा उसको उतनी ही मोटिवेशन मिलेगी अपने सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, द नर्स पोजिशनिंग अ क्लाइंट आफ्टर अ सर्जरी विल टेक इनटू अकाउंट दैट द पोजीशन। कि एक नर्स है, उसे क्लाइंट को, पेशेंट को लेटाना है आफ्टर सर्जरी, विच मोस्ट ऑफन प्री डिस्पोज अ क्लाइंट इनटू फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कि इस पोजीशन में लिटाना है कि उसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, मतलब उसे उठना भी पड़ेगा, थोड़ा उठना भी पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी होगी। दैट सप्रेस रेस्पायरेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन? फॉलर पोजिशन, प्रोन, सपाइन, लेफ्ट साइड, लाइंग डाउन। तो इसका ऑप्शन बच्चों सी सही हो जाएगा, सपाइन होता है, सी सपाइन। तो स्पाइन होएगा बच्चों कि आपको पीठ के बल लिटाना, मोस्टली पीठ के बल ही लिटाया जाता है। ठीक है, तो ये होगा आपकी बेस्ट पोजिशनिंग आफ्टर सर्जरी। When examining the client's abdomen, the nurse will most facilitate the examination by positioning the client in which of the following way। एक क्लाइंट के एब्डोमेन को एग्जामिन करने के लिए जो नर्स है वो किस पोजीशन में पेशेंट को रखेगी कि वो अच्छे से एग्जामिन कर सके। सुपाइन विद स्मॉल पिलो beneath knee and head, semi polar position with knee extended, sitting in the chair with legs elevated, supine with arms extended and hands बिहाइंड हेड। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्पाइन विथ स्मॉल पिलो बिनेथ नी, नी के नीचे आपके पिलो और हेड के नीचे आपका पिलो होगा, और स्पाइन मतलब आप पीठ के बल लेटे होंगे। ठीक है, अ ट्रू पैथोजन विल कॉज डिजीज और इन्फेक्शन। एक ट्रू पैथोजन डिजीज और इन्फेक्शन किस में कॉज करेगा? एक हेल्दी पर्सन में
ओनली इन एन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पर्सन, इन पर्सन विद एलर्जी टू द पैथोजन, इन वेरी फ्यू पीपल। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इन अ हेल्दी पर्सन, कि एक ट्रू पैथोजन जो होगा वो सबसे पहले डिजीज और इन्फेक्शन किसे कॉज करेगा, कि हेल्दी पर्सन को। Which of the following strategies can most help you as a nurse to enhance your ethical practice and client advocacy? कौन सी स्ट्रेटेजीज जो है वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको अपनी एथिकल प्रैक्टिस और क्लाइंट एडवोकेसी को एनहेंस करने के लिए? रीडिंग अ बुक ऑन रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, एग्जामिनिंग एंड क्लैरिफाइंग योर ओन वैल्यूज, टॉकिंग विद द पीयर्स अबाउट देयर बिलीफ एंड वैल्यूज, बाइंग अ नर्सिंग बुक ऑन एथिकल डिसीजन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपने जो आपकी मोरल वैल्यूज है उनको एग्जामिन और उनको क्लैरिफाई करने का। ठीक है, उससे आपको जो है ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी एथिकल प्रैक्टिस और क्लाइंट एडवोकेसी को इन्हेंस करने के लिए, कि आप अपनी मोरल वैल्यूज जो हैं आप उनको ही अपने आप को खुद को एग्जामिन करना होगा। ठीक है, अपनी खुद की मोरल वैल्यूज को, तो उससे आप जो है अपनी एथिकल प्रैक्टिस और क्लाइंट एडवोकेसी अपने आप को इन्हेंस कर सकते हैं। According to the Nursing Code of Ethics, question 19, when working as a nurse and a conflict come up between your client's need and what the family and or the physician want and or the hospital policies, your first loyalty is to the Nursing Code of Ethics के अकॉर्डिंग, जब एक when working as a nurse, जब आप एक नर्स के तौर पर वर्क कर रहे हैं और एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, मतलब एक कुछ विवाद खड़ा हो जाता है बिटवीन योर क्लाइंट, आपकी क्लाइंट की जो नीड्स हैं उसके बीच में, एंड व्हाट द फैमिली, एक या तो आपका जो क्लाइंट होगा आपका पेशेंट होगा उसकी नीड के अकॉर्डिंग, और या उसके फैमिली, डॉक्टर या हॉस्पिटल की पॉलिसीज क्या चाहती है, तो आप उसमें से आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, आपकी लॉयल्टी रहेगी, वो किसके साथ रहेगी, हॉस्पिटल, क्लाइंट, फैमिली, फिजिशियन। तो जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए वो आपका क्लाइंट होगा, आपका पेशेंट, कि आपके पेशेंट को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप उसके फैमिली, उसका डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल पॉलिसीज क्या कह रही है, उससे ज़्यादा जो है आपके लिए मैटर करेगा कि आपका क्लाइंट, आपका पेशेंट जो है उसको किस चीज़ की नीड है। तो इसका ऑप्शन बच्चों बी सही हो जाएगा, क्लाइंट। You are the nurse working with an elderly competent client who refused a vitamin B injection ordered by the physician. आप एक बुजुर्ग औरत या आदमी किसी के भी साथ आप नर्सिंग का वर्क कर रही हैं, उसके साथ आप नर्सिंग वाली ड्यूटी कर रही हैं, तो जो क्लाइंट है वो विटामिन बी इंजेक्शंस लेने से रिफ्यूज कर देता है जो कि उसके फिजिशियन ने ऑर्डर दी थी। द फैमिली इंसिस्ट दैट दिस इंजेक्शन बी गिवन, फैमिली इंसिस्ट करती है कि इंजेक्शन देना जरूरी है, एंड यू गिव इट वाइल द क्लाइंट इज ऑब्जेक्टिंग, और आप क्लाइंट मना करने के बाद भी आप उसे दे देते हैं, कि क्लाइंट मना कर रहा है फिर भी उसके फैमिली के प्रेशर में आके आपने वो दे दी। इवन थो द क्लाइंट इम्प्रूव, और जो क्लाइंट है उससे उसकी कंडीशन बेटर हो जाती है, द क्लाइंट कॉन्टैक्ट अ लॉयर, फिर कॉन्टैक्ट जो है क्लाइंट है वो लॉयर से कॉन्टैक्ट करता है कि इसने मुझे ज़रूरत नहीं थी पर फिर भी इसने मुझे विटामिन बी के इंजेक्शंस दिए हैं। फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ द नर्सिंग एंड द लॉ यू रियलाइज दैट आपको अपनी नर्सिंग की और लॉ, कानून की जितनी भी नॉलेज थी आपने उसमें क्या रियलाइज किया, डिड द राइट थिंग बिकॉज द क्लाइंट इम्प्रूव, आपने सही किया क्योंकि क्लाइंट की कंडीशन बेहतर हो चुकी थी। शुड हैव हैड द फैमिली पुट देयर रिक्वेस्ट इन राइटिंग, आपको उसके फैमिली से रिटर्न में लेना था कि उनकी सहमति से ये सब काम हो रहा है। हैव कमिटेड एन असॉल्ट अगेंस्ट द क्लाइंट, कि आपने क्लाइंट के अगेंस्ट एक जुर्म किया है। हैव कमिटेड एन एक्ट ऑफ बैटरी अगेंस्ट द क्लाइंट, कि आपने जो आपके पेशेंट है उसके अगेंस्ट या द्वेषपूर्ण आपने कार्य किया है। तो इसका ऑप्शन बच्चों डी ही सही हो जाएगा, हैव कमिटेड एन एक्ट ऑफ बैटरी अगेंस्ट द क्लाइंट, आपने अपने पेशेंट के अगेंस्ट द्वेषपूर्ण कार्य किया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ट्राइड अंडर क्रिमिनल लॉ द नर्स इज बीइंग बॉट टू ट्रायल बाय, जब एक नर्स के ऊपर आपराधिक कानून के तहत मुकदमा चलाया जाता है तो उसे ट्रायल के लिए किसके थ्रू लेकर आया जाता है, परीक्षण के लिए, सोसाइटी एज अ होल, द प्लेंटिफ लॉयर, एन ऑर्गेनाइजेशन, एन इंडिविजुअल। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा बच्चों, सोसाइटी एज अ होल। विलियम क्रूक वॉज फिजिकल केमिस्ट हु डिस्कवर एंड नेम द एलिमेंट, विलियम क्रूक ने किस एलिमेंट की डिस्कवरी की थी और उसको नेम भी किया था, प्लैटिनम,
जर्मीनियम, बेरिलियम, थैलियम। तो जो विलियम क्रूक ने बच्चों एलिमेंट डिस्कवर किया था वो था थैलियम। ठीक है। पेरिफेरल सिनोसल टी लिम्फोमा इज नोन एज स्टीवर्ट्स ग्रेनुलोमा, वेगनर ग्रेनुलोमा, रिंगर ट्यूमर, नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टीवर्ट्स ग्रेनुलोमा, पेरिफेरल सिनोसल टी सेल लिम्फोमा इज नोन एज स्टीवर्ट्स ग्रेनुलोमा। Peripheral T-cell lymphoma (PTCL) is defined as a diverse group of aggressive lymphomas that develop from mature stage of white blood cell called T cell and natural killer cells. Next question है, Dash received the very first Nobel Prize in Physics in 1901 for his discovery of X-ray. Wilhelm Röntgen, William Thomson, William Crook, Louis Pasteur। तो एक्सरे की डिस्कवरी बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी? तो इसका ऑप्शन बच्चों ए सही हो जाएगा, विलहेल्म रॉन्टेजन। विलहेल्म रॉन्टेजन आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं विलियम रॉन्टेजन में और विलहेल्म रॉन्टेजन में, तो स्पेलिंग आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। विलहेल्म कॉनार्ड रॉन्टेजन, WC रॉन्टेजन भी आपका ऑप्शन में हो सकता है, WC रॉन्टेजन या विलहेल्म रॉन्टेजन, और कंफ्यूजन कर सकते हैं आपके साथ विलियम रॉन्टेजन करके। ठीक है, तो आप इस बेसिक चीज को आप ध्यान रखिएगा। WILHELM ये स्पेलिंग होती है विलहेल्म रॉन्टेजन की। स्पेसिमन ऑफ यूरिन दैट आर नॉट टेकन डायरेक्टली टू द लेबोरेटरी आर यूजुअली, अगर जो आपका यूरिन का स्पेसिमन है, यूरिन का सैंपल जो लिया गया, अगर वो डायरेक्टली लेबोरेटरी में नहीं गया है तो फिर उसके साथ क्या किया जाता है? उसे रेफ्रिजरेट किया जाता है या डिस्कार्ड कर दिया जाता है, एक स्टेरिलाइज्ड कंटेनर में उसे सील कर दिया जाता है या शेकन अप किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बच्चों ए सही हो जाएगा, रेफ्रिजरेट किया जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1897 बाय, 1897 में इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? वेरी इजी, ऑप्शन डी, जे थॉमसन ने। ठीक है। व्हेन क्लीनिंग द इनर आई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर टू मूव द मिड क्लॉथ इन द डायरेक्शन। तो जब आप अपनी इनर आइज को क्लीन करते हैं तो क्या ध्यान रखने की बात है कि जो मिड क्लॉथ है वो किस डायरेक्शन में घूमना चाहिए? फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ आई, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द आई, फ्रॉम इनर टू आउटर कैंथस, फ्रॉम आउटर टू इनर कैंथस। तो ऑप्शन बच्चों इसका सी हो जाएगा, फ्रॉम इनर टू आउटर कैंथस। ठीक है। केयरिंग फॉर द हैंड एंड फीट रिक्वायर्ड फिलिंग द बेसिन फुल ऑफ वाटर एट, जब आप अपने हाथ की और पैरों की साफ सफाई करते हैं वार्म वाटर से, तो जो वार्म वाटर है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 110 to 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 120 to 130 फ़ारेनहाइट। तो इसका ऑप्शन बच्चों बी सही हो जाएगा, 100 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। टू इंसर्ट द catheter into the female with sterile gloves insert through urinary meters, कि जो कैथेटर है फीमेल के अंदर अगर उसे इंसर्ट करना है विद स्टेराइल ग्लव्स, इंसर्ट थ्रू यूरिनरी मीटर्स के थ्रू इंसर्ट होगा। तो इसका 1 to 2 इंचेस या जिसको 2.5 to 5 सेंटीमीटर, 5 to 7 इंचेस इंसर्ट होगा, 3 to 5 इंचेस इंसर्ट होगा या 2 to 3 इंचेस इंसर्ट होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, 2 to 3 इंचेस या 5 to 7.5 सेंटीमीटर। A catheter is a tube that is inserted into your bladder allowing your urine to drain freely. कैथीटर एक ट्यूब होती है जो आपके ब्लैडर में इंसर्ट की जाती है थ्रू यूरिनरी मीटर्स, जिससे आपको जो यूरिन है वो फ्रीली ड्रेन होगा। आपको कोई ब्रेन से सिग्नल भी नहीं मिलेंगे कि आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत है, वो आपका जो यूरिन है वो ऑटोमेटिकली ड्रेन होता रहेगा। तो कैथीटर एक वो ट्यूब होती है। A urinary meter is also known as an external urethral orifice is the opening of the urethra. यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है वहां पर एक छोटी सी ट्यूब होती है। इट इज द पॉइंट वेयर यूरिन एग्जिट द यूरेथ्रा, ये वो पॉइंट होता है जहां से यूरिन जो है यूरेथ्रा से एग्जिट कर जाता है। इन बोथ सेक्सेस, दोनों सेक्सेस में, मेल और फीमेल दोनों में यूरिनरी मीटर्स जो है वो सेम होता है दोनों में। ठीक है, कि जहां से यूरेथ्रा से यूरिन एग्जिट कर जाता है। और वेयर सीमेन एग्जिट द यूरेथ्रा इन मेल्स, और मेल्स में जो है सीमेन जो है वो भी इसी यूरिनरी मीटर्स से ही एग्जिट करता है।
विच डज नॉट कॉज हाइड्रोफेटेलिस, साइफिल्स, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, RH आइसो इम्यूनाइजेशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। Hydrops fetalis or hydrops is a condition in which large amount of fluid build up in a baby tissue and organ causing extensive swelling। कि हाइड्रोप्स जो फेटलिस है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो आपकी बॉडी के अंदर है फ्लूइड का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा और जो बेबी के टिश्यूज और ऑर्गन है उनमें स्वेलिंग आ जाएगी, जिसे एडेमा कहेंगे। तो वो कौन कॉज नहीं करता, वो एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से नहीं होता है। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। आपको इन 30 क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं इसमें अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे आकर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जीके और इंग्लिश के वीडियोस आप जो मैंने प्रीवियस वीडियोस एमएनएस के बेसिक एमएनएस जो आपका रेगुलर एमएनएस के एग्जाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उन क्वेश्चन से भी अपनी प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैं अपलोड करने वाली हूँ आप उनसे भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।